Matters to be raised with the permission of Sri Rajamani Patel, Lok Sabha चैम्बर से please. मास्क राजामणि जी, चैम्बर मास्क राजामणि जी, हाँ प्लीज माननीय बैठ के बोलिए आराम से। हाँ माननीय सभापति जी, मैं फेस नियंत्रण नियम बनाए जाने के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव के कारण गरीब अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं। माननीय सभापति महोदय, जहाँ फीस का कोई नियम कायदा कानून नहीं है, गरीब अभिभावकों एवं फीस के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की जाती है। किताब कॉपी ड्रेस के लिए भी स्कूलों द्वारा दुकानें निर्धारित की गई हैं, जहां करोड़ों रुपए का कमीशन का खेल होता है। माननीय सभापति महोदय, छुट्टी के दिनों में भी जब स्कूल बंद होते हैं उस समय के भी फीस वसूल की जाती है। मैं भारत में अरबों रुपए का खेल हो रहा है, SC ST OBC और कमजोर वर्ग के करोड़ों अभिभावकों और छात्र छात्राएं लुट रहे हैं। राइट। माननीय, गरीब कर्मचारी के शिकायत करने से बच्चों को फेल करने के निकाल देने का डर बताया जाता है। शिकायत की जाती है तो कोई ठोस नियम कायदा कानून न होने से कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती। ठीक है राजामणि जी। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार फेस नियंत्रण अधिनियम बनाए और गरीबों को लुटने से बचाए। धन्यवाद। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। प्रिया सर, लोकसभा से जी, माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कोरोना और बाढ़ एक दोहरी आपदा के रूप में पूरे बिहार को, लगभग एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है। सर, कोरोना कहता है दैहिक दूरी होनी चाहिए और बाढ़ उन तमाम संभावनाओं को खत्म कर देती है। बहुत आपदा का क्षण है बिहार के लिए। एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी फ्लड की होती है। सर, मैं समझता हूं कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है और वो कोरोना काल में आई है इस बार, और साथ ही साथ कभी मानव जनित या मानव निर्मित या मानव द्वारा की गई भूल की वजह से बाढ़ आती नहीं है सर, लाई भी जाती है। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना है महोदय कि हम सब मिलकर के एक स्थायी समाधान ढूंढें। इसमें एक पक्ष नेपाल का भी है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा, एक स्थायी समाधान जब तक नहीं होगा, बिहार अक्सर बाढ़ के इस आपदा से और खास करके इस बार कोरोना काल में मैं इसलिए भी ध्यान आकृष्ट करता हूं क्योंकि बिहार अभी सामूहिक चिंता का विषय है कई अन्य कारणों से। मैं आग्रह करूंगा कि बिहार को सख्त और फौरी तौर पर पहलकदमी की आवश्यकता है ताकि लोगों के अंदर जो डर है कि दैहिक दूरी कैसे रहे और बाढ़ से भी झेलना है। रिलीफ कैंप्स की हालत आपको बता देती है कि क्या हालात हैं। बस इतना कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद सर। थैंक यू मनोज जी। यू आर प्रूविंग दैट प्रोफेसर्स आल्सो कैन बी क्रिस्प। प्रोफेसर्स आल्सो कैन बी क्रिस्प। श्री विश्वजीत दमरे। विश्वजीत दमरे सर, गैलरी में सर। कहाँ सर? गैलरी सर। गैलरी नंबर बताना। 4 नंबर 4 सर। इसको सर धन्यवाद सर, आपने ये मौका दिया है। सर, मैं जो अरुणाचल है वो अभी लद्दाख में जो तनाव हो रहा है चाइना के एग्रेशन को लेके, तो अरुणाचल भी ऐसे एक राज्य है, ऐसे एक जगह है जहां चाइना हर समय लोगों को तकलीफ देता रहता है। सर, कुछ दिन पहले 5 लड़कों को अरुणाचल के चाइना के आर्मी लोग लेके गया था। इसके बाद 12 तारीख को वो लोग रिलीज कर रहा है। सर, अभी वही लोग हर समय क्लेम करता रहता है। सर, अरुणाचल के लोग भारतीय होते हुए भी हर समय उनको बोलना पड़ता है कि हम भारतीय है, हमारा राज्य भारत का अंग है। तो इसी तरह का सिचुएशन वहां पर है, वो लोग भी टेंशन में है। और सर, इसके साथ नॉर्थ ईस्ट का सारे राज्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। सर, अभी उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक्सटर्नल जो ट्रेड होता है उसके सुरक्षा के लिए हमारे आर्मी का गतिविधि वहां पर होते रहना है और इसके लिए जो रास्ता वगैरह है उसको डेवलप करना है। सर, मीसामारी बहुत बड़ा आर्मी बेस कैंप है, लेकिन सर वहां पर अगर आर्म्स, एमिनेशन, रेशन और आर्मी भेजना है तो रास्ता नहीं है सर। अगर आर्मी का मूवमेंट चलता है तो सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और रास्ता का क्वालिटी इतना खराब है सर, रास्ता टूट जाता है सर। तो अरुणाचल ईटानगर तक, तवांग तक पहुंचने की जरूरत है सर।
तो इस बात को ताकि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से खुद ही ध्यान दे और ये सारी जो रास्ता है उसको स्ट्रेटेजिक के हिसाब से लेके ताकि तवांग तक अच्छी तरह से मूव कर सकता है, आगे की तरह रिट्रेट होना नहीं पड़े। क्योंकि सर चाइना जब यहाँ पर आएगा तो ये लोग बॉम्ब बारूद नहीं करेगा सर, क्योंकि वही लोग बोलता रहता है कि अरुणाचल उनका है, तो उनका लैंड में वही लोग बॉम्ब बारिश नहीं करेगा सर, जमीन से ही आएगा। अगर जमीन से ही आएगा तो हम लोगों को भी जमीन से ही वहां पर जाके वहां के लोगों को रक्षा करना है, हमारे देश के जमीन को रक्षा करना है सर। धन्यवाद। विश्वजीत जी। श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, कहाँ है अखिलेश जी? अखिलेश प्रसाद सिंह कल लोकसभा में थे, परसों। अखिलेश जी नहीं। सरोज पांडे। धन्यवाद सर। मैं आयुष्मान भारत योजना, जो कि हम सभी लोगों के लिए एक बेहद संवेदनशील योजना थी और इस देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अभी तक करीब 2 करोड़ लोगों को इसमें लाभ मिला है और भारत सरकार का लक्ष्य 50 करोड़ के करीब का है। एक बेहतर योजना है और कोविड-19 के समय पर ये योजना बेहद महत्वपूर्ण रही है। लेकिन माननीय महोदय, मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारत आयुष्मान योजना पूरी तौर पर लागू नहीं की गई है और इस योजना को राजनीति का ये शिकार हो गई है। वहाँ पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना लागू की गई, ना वो योजना धरातल पर उतर रही है और ना ही भारत आयुष्मान योजना लागू हो पा रही है। कोविड के कारण छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब है और वहाँ की सरकार ने जिस प्रकार की मैं हूँ ना, कोई सरकार के ऊपर आलोचना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज, ये आलोचना नहीं है। आलोचना है, आर्गुमेंट मत करिए, विषय बताइए बस। व्हाट इज योर सजेशन, सुझाव क्या है? मैं को कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार आयुष्मान भारत योजना को भी धरातल पर नहीं उतार रही है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना को भी धरातल पर नहीं उतार रही है। जो गरीब है, जिनको स्वास्थ्य की दृष्टि से पैसे की आवश्यकता पड़ती है और कोविड-19 के समय पे इसकी बेहद आवश्यकता है, उसमें सरकार पूरी तौर पर असफल है। ठीक है, असफल नहीं। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग क्यों विषय के साथ अन्याय करते? ये आत्मनिर्भर स्कीम या आयुष्मान भारत स्कीम वहां भी लागू होना जरूरी है, ऐसा कह सकते थे। श्री कनकमेडल रविंद्र कुमार, तेलुगु गैलरी सर। हाँ, गैलरी राज्यसभा गैलरी 4 సార్ చైర్మన్ గారికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుమల దేవస్థానం అనేటటువంటిది చాలా పుణ్యక్షేత్రము. గత అనేక దశాబ్దములుగా దేశవ్యాప్తం నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తులు అందరూ కూడా సందర్శించుకోవడం జరుగుతున్నది. అన్య మతస్థులు కనుక సందర్శించినట్లయితే ఆ తిరుమల దేవస్థానంలో ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చి దేవస్థానం పైన దేవుని పైన నమ్మకంతో ఉన్నట్లుగా ఇచ్చి సందర్శించవలసినటువంటిదిగా అక్కడ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ అన్నింటినీ గత అనేక దశాబ్దాలుగా రూల్స్ ఉన్నాయి. వాటిని పాటిస్తూ ఇంతకుముందు గౌరవనీయులు లైట్ అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా టెంపుల్ విజిట్ చేసినప్పుడు డిక్లరేషన్ ఇచ్చారు. అలాగే ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కూడా విజిట్ చేసినప్పుడు సందర్శించినప్పుడు ఆ రకంగా డిక్లరేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ గారు నిన్న ఒక ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింది. హిందూ దేవస్థానాలు అక్కడికి వచ్చేటటువంటి అన్య మతస్థులందరూ కూడా డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, ఎవరైనా కూడా విశ్వాసం ఉంటే సందర్శించుకోవచ్చు అనేటటువంటి ఒక కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. అందరూ కూడా చాలా దీనిపైన నిరసన వ్యక్తం చేశారు. నిరసన వ్యక్తం చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు దాన్ని అదే విధానాన్ని కొనసాగించడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తున్నది. ఇది పూర్తిగా హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతింటుంది. అనేక సంవత్సరాలుగా అనేక దశాబ్దాలుగా ఉంటున్న విషయం. ఇంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంతర్వేది ఇలా కనకదుర్గ దేవస్థానాలపైన ఇతర దేవస్థానాలపైన దాడులు జరుగుతున్నాయి, విగ్రహాలు దొంగిలించబడుతున్నాయి, రథం తగిలించబడింది. గత 10 నెలల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో హిందూ దేవాలయాలపైన జరుగుతున్నటువంటి దాడి పూర్తిగా హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నది. అన్ని మతాలకి సమానమైన ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాల్సిన ఒకే రకమైన చూడవలసిన అవసరం ఉన్నది. వాటిపైన ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోనందువల్ల
కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని ఈ విషయంలో హిందువుల మనోభావాలు అదే విధంగా ఇతర మతస్థుల మనోభావాలను గౌరవించే విధంగా ఆ పుణ్యక్షేత్రాల యొక్క శాంటిటీని కాపాడవలసిందిగా మీ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయొచ్చు. ధన్యవాదాలు. His point is that people who go to Balaji Darshan, Tirupati, they have to file a declaration that they believe in Balaji and they have respect for that. That has been the tradition. Now some statement has been made which gives doubts that anybody can enter without that declaration. The earlier former president and former AICC president also made a declaration. The same thing should be followed. That is his session. Shri Dinesh Trivedi. Sir, my submission deals with education. So I am requesting the government and Ministry of Education to change the exam dates of NET, National Eligibility Test, conducted by the National Testing Agency on behalf of UGC. Sir, this time it starts from 1st to 23rd of October. Now what happens that 21st, 22nd, 23rd happens to be Mahapanchami, Mahashashti and Mahasaptami, which is the most important not only for Bengal but for all over. So my request is kindly prepone or postpone this test. That's it, sir. I rest my stage here. Good. Prakash ji, please convey to the minister about this, about the dates. So, Shri Rajiv Sato, please. सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 के दौरान शेड्यूल कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 1,85,00,000 करोड़ रुपए के करीब 85,000 मामले पूरे देश में फाइनेंशियल फ्रॉड के रिपोर्ट हुए हैं और इससे जो आम खातेदार है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसकी नुकसान भरपाई करने के बारे में सरकार द्वारा पहल करने की जरूरत है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा था कि ऑनलाइन बैंकिंग के वजह से हो रहा है। तो एक तरफ से ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट कर रही है और दूसरी तरफ इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। तो सरकार द्वारा आम खातेदारों को भरपाई के लिए बैंक के ऊपर निश्चित समयावधि तय करने की सरकार द्वारा मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू राजू। श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी आए लोकसभा, अब समय पे पहुंचना है जी, बोलिए। महोदय, कोरोना महामारी ने जहां एक तरफ पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, वहीं बिहार में इसमें एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना महामारी के कारण बिहार के विभिन्न न्यायालय पिछले कुछ महीनों से अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते जमानत के मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई है। इसमें बिहार के जेलों में कैदियों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है। बिहार के कुल 59 जेलों में कोविड महामारी के पूर्व जहां लगभग 40,000 कैदी थे, मगर आज इनमें बंद कैदियों की संख्या लगभग 50,000 हो चुकी है। महोदय, ऐसे समय में जब दुनिया भर में कोरोना से बचने के लिए सबसे कारगर हथियार बताया जा रहा है, बिहार के जेलों में कैदियों की बढ़ती भीड़ के गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। वैसे भी बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी स्तरों पर काफ़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसलिए मेरा यह केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से अनुरोध होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार के जेलों में भारी भीड़ की समस्या की अपने स्तर से समीक्षा कर यथाशीघ्र समुचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश जी। स्पेशल मेंशंस ओनली